नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पल्लू रंगीला गंगू ब्लॉग पे। आज हम फिर चालू करने जा रहे हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। हमने पुर्तगालियों को पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे भारत में डचों का आगमन। तो हम पढ़ेंगे डचों का आगमन। तो किस प्रकार से भारत में डचों का आगमन हुआ और हम इनके बारे में विभिन्न तथ्यों को जानने का समझेंगे, पढ़ेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं यह वीडियो लेक्चर। देखिए किस प्रकार से भारत में डचों का आगमन हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं लेक्चर नंबर 2 है और भारत में डचों का आगमन से हम चालू करने जा रहे हैं। भारत में डचों का आगमन मुख्यतः 1602 में हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1602 में हुआ था। तो देखिए डच कहाँ के निवासी थे? तो डच मुख्यतः नीदरलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड के निवासी थे। और नीदरलैंड देखिए हाईलैंड में पड़ता है। तो कहाँ? हाईलैंड को ही नीदरलैंड कहा जाता है। तो देखिए जब डच आए भारत में तो डच नीदरलैंड का निवासी जो था हाउटमैन सन 1596 में आया था। यह जो डच निवासी था या जो हाउटमैन था या डच निवासी था, यह 1596 में आया था और इसने 1602 में इसने यूनाइटेड ईस्ट इंडीज कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की 1602 में। तो आप लोग जानते ही हैं कि 1602 में डचों की प्रथम फैक्ट्री यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना कब की गई? तो 1602 में की गई। तो देखिए इनका प्रथम कारखाना कहाँ लगाया गया? तो इनका प्रथम कारखाना मसूलीपट्टनम में लगाया गया। कहाँ लगाया गया? तो मसूलीपट्टनम में लगाया गया। और यह मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है? तो यह मसूलीपट्टनम पड़ता है आंध्र प्रदेश। यह आपको याद रखना है कि मसूलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में डचों का प्रथम कारखाना लगाया गया। और किसने? तो हाउटमैन जो 1596 में आया था। और अब देखिए किस प्रकार से यह जो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स थी, यह एक प्राइवेट कंपनी थी, यह एक सरकारी कंपनी नहीं थी, यह एक प्राइवेट कंपनी थी। इसको देखिए कौन संचालित करता था? तो इसको 17 सदस्यों के बोर्ड के द्वारा यह संचालित की जाती थी। इसको 17 सदस्यों के बोर्ड के द्वारा संचालित किया जाता था। यह सरकारी कंपनी नहीं थी, यह आपको याद रखना है। और देखिए 1605 को अम्बायना को पुर्तगालियों ने कब्जा लिया। जब 1605 में पुर्तगालियों ने अपने यहाँ अम्बायना को कब्जा लिया था। और देखिए 1616 में सूरत में डचों ने 1616 में सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की और 1641 में विमलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना की। और बंगाल के पिपली में, तो पिपली कहाँ पड़ता है? तो डचों ने बंगाल के पिपली में 1627 में डचों ने स्थापना की अपनी फैक्ट्री की। अब देखिए किस प्रकार से इनकी व्यापारिक पद्धति थी। डचों की व्यापारिक पद्धति बहुत सी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है, किस पद्धति पर कार्य करते थे डच मुख्यतः? तो डचों की व्यापारिक पद्धति जो थी यह थी कार्टेल पर आधारित। यह कहाँ? तो यह कार्टेल पर आधारित थी। तो देखिए ये कार्टेल क्या है? तो देखिए कार्टेल एक सहकारिता पद्धति होती है जिसके अनुसार अगर बहुत सारे खेत हैं तो उनको अलग अलग ना करके केवल एक में ही करके सभी के द्वारा खेती की जाती है और यानी कि एक सहभागिता से हर कार्य किया जाता है, उसे हम कार्टेल पद्धति कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि जिस प्रकार भारत में नियम है कि विभिन्न प्रकार के खेत बटे होते हैं, उस प्रकार इनके आधार पर कार्टेल के आधार पर सहकारिता से खेती की जाती है, जिसमें कि बंटवारा न मानकर आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं। और देखिए कासिम बाजार में 1658 में रेशम बनाने के उद्योग स्थापित किए डचों ने। तो 1658 में कासिम बाजार में डचों ने सबसे पहले रेशम बनाने के उद्योग स्थापित किए। और 1610 में चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता किया। 1610 में चंद्रगिरी एक राजा था, उसके साथ डचों ने समझौता किया और पुलिकट में एक फैक्ट्री की स्थापना की। और पुलिकट में भी एक डचों ने फैक्ट्री की स्थापना की। और स्वर्ण के पगैड़ा सिक्कों को ढलाई
स्वर्ण के जो सोने के पैगोडा इनके सिक्के थे उनकी भी ढलाई का कारखाना यहीं लगाया गया। चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके डचों ने लगाया पुलिकट में। और देखिए इनकी विशेषता यह थी डचों की, यह मुख्य रूप से रिकॉर्ड लाभांश देने वाली कंपनियां 200 वर्षों तक जितना अन्य कंपनियों यूरोपीय कंपनियों ने नहीं दिया लाभांश उनसे कई गुना ज्यादा 18% लाभांश हितधारकों को यानी कि पार्टनर के रूप में देती थी। सबसे ज्यादा अपने व्यापारिक फायदे का मुनाफा डच्चों कंपनियों ने दिया है। और देखिए भारत में 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा डचों को पराजित करने के कारण भारत में प्रभुत्व समाप्त हो गया। तो देखिए भारत में प्रभुत्व, बेदरा का युद्ध भारत में सिर्फ 1759 में अंग्रेजों डचों के बीच बेदरा का युद्ध हुआ। तो उस समय अंग्रेज जो है अंग्रेजों के द्वारा डचों को पराजित होना पड़ा, जिससे कि उनका भारत में प्रभुत्व खत्म हो गया और अब डचों को पूरा प्रभाव इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर स्थापित था। अब देखिए डच जो थे वह मुख्य रूप से इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर स्थापित हो गए थे और यानी कि वहां पे अपना साम्राज्य कायम रखा और भारत को छोड़कर चले गए। और इसी बेदरा के युद्ध के बाद सारी जितना भी डचों का था आइटम सारा अंग्रेजों ने कब्जा लिया था। तो आज का हम वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपको याद रखना है डच नीदरलैंड के निवासी थे, हालैंड इनकी कंपनी थी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इन्होंने 1602 में इसकी स्थापना की थी और इन्होंने प्रथम कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला था। कहाँ खोला था? तो मसूलीपट्टनम में खोला था। और देखिए यह मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है? यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड यह एक प्राइवेट कंपनी थी और इसे 17 सदस्यों के बोर्ड के द्वारा आगे बढ़ाया यानी कि शुरुआत की गई थी और यानी इस पे नियंत्रण रखते थे। और इनकी व्यापारिक पद्धति क्या थी? तो कार्टेल पद्धति पर आधारित इनकी व्यापारिक पद्धति थी। और इन्होंने बंगाल, पिपली और सूरत और विमलीपट्टनम, सूरत में 1616 में, विमलीपट्टनम में 1641 में, बंगाल में 1658 में और पिपली में 1627, कासिम बाजार में 1658 में, इस प्रकार से इन्होंने फैक्ट्रियों की स्थापना की और कासिम बाजार में रेशम बनाने का उद्योग भी स्थापित किया डचों ने। और 1610 में चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता किया और स्वर्ण के पगेड़ा सिक्का की ढलाई वहां पे की। कहाँ की? तो पुलिकट में। और 1610 में ही एक समझौता करके पुलिकट में एक नई फैक्ट्री की स्थापना की और ये रिकॉर्ड सबसे ज्यादा लाभांश देने वाले डच व्यापारी थे। और देखिए 1759 में इन्होंने बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होने के कारण ये सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गए और अब देखिए ये मुख्य रूप से इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर स्थापित हो गए। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए पल्लू रंगीला गंगू ब्लॉग।